आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं हमारे मसाइल के इस खास एपिसोड में। आज हम हैं उत्तराखंड की दारुल हुकूमत देहरादून में और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड के अक़लियती तबके के हालात क्या हैं। क्या इनकी प्रॉब्लम्स भी वैसी हैं जैसे कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में रहने वाले अक़लियती तबके की हैं, या फिर कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम से ये दो चार हैं। और बहुत सारे मसलों पर भी बात होगी। जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि मुल्क के जब हालात होते हैं या बिगड़ते हैं तो उत्तराखंड के लोग, खासतौर से अक़लियती तबका, ये क्या महसूस करता है, किस तरीके से उन मसलों के साथ ये खड़ा हुआ नजर आता है। चार खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और एक मेहमान और जुड़ेंगे इनके बाद। इनका तारुफ मैं करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं आर्य खान साहब, तालीम के मैदान से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अक़लियती तबके से जुड़े मसले मसाइल पर भी अपनी बात रखते रहते हैं। इस्तकबाल सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं NS भिंडरा साहब, आप चेयरमैन हैं माइनॉरिटी कमीशन उत्तराखंड के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद हैं शादाब शम्स साहब, बीजेपी के लीडर हैं आप और बीजेपी की तरफ से बात रखेंगे, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हमारे साथ हैं मौलाना शाह नज़र साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और समाज से जुड़े हुए मसले मसाइल पर अपनी बात रखते रहते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर फारूक साहब, सोशलिस्ट हैं और बिजनेसमैन भी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। कुछ देर के बाद वो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे। और NS भिंडरा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, चूँकि चेयरमैन है आप माइनॉरिटी कमीशन के उत्तराखंड के, क्या कहेंगे? बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, क्या इस सूबे के अक़लियती तबके के भी, अल्पसंख्यक समाज के भी वही मसले मसाइल हैं जो मुल्क के दूसरी रियासतों में रहने वाले समाज के हैं? आमतौर पर जो माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं वो एक जैसे ही हैं। इसी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट के ऊपर, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट के ऊपर 15 सूत्री कार्यक्रम माइनॉरिटीज़ के लिए शुरू किया था। वो शुरू इस करके किया था कि पूरे मुल्क में उन्होंने देखा था कि माइनॉरिटीज़ को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इसका करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है। कई स्टेटों को ज़्यादा फंड्स मिले हैं, किसी स्टेटों को कम फंड्स मिले हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने ये पाया है कि पिछले 4 वर्षों में जो 15 सूत्री कार्यक्रम का प्रोग्राम चला है, उससे पहले से बहुत बेहतर हालात हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अलग अलग स्टेट में माइनॉरिटी के साथ कुछ अलग अलग होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे मसले हैं जिनसे लड़ रहा है अभी भी अक़लियती तबका। सिक्योरिटी का मसला हालांकि उतना बड़ा हम यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन रोज़गार का मसला है और कहीं ना कहीं इक़्तिदार यानी हुकूमत में उसकी हिस्सेदारी उतनी ज़्यादा नहीं है जिस परसेंटेज में वो यहाँ पर है। तो शायद ये जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अक़लियती तबके के लिए अलग मसला है। देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, एज़ फार एज़ ब्रदरहुड या कहते हैं एक शांति, तो ये वाकई में देवनगरी है और देवभूमि है। तो यहाँ पर तो चारों धाम भी हैं, हेमकुंड साहब भी है, पिरान कलियर साहब भी हैं, तो सब इकट्ठे ही रहते हैं और सब यहाँ पर उस समय उस तरीके से कोई ऐसा नहीं है। माहौल हमेशा ही अच्छा रहा है, अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह, हमेशा ही अच्छा रहेगा। जहाँ तक रह गया सवाल इस बात का कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए एक बड़ा इशू है, ज़्यादा बड़ा इशू है। इसी करके जो गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल रही हो या स्टेट की रही हो, उन्होंने इस इशू को एड्रेस करने के लिए ही 15 सूत्री कार्यक्रम और अन्य कई सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं। लेकिन इन जनरल भी अगर आप देखें, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक को छोड़ दें, तो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट का इशू एक जनरल इशू है। इसी करके उसको एड्रेस करना एक बहुत बड़ा कार्य है जो हर सरकार कर रही है। जैसे हमारे प्रदेश की सरकार भी है, वो भी चाह रही है। अब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। बल्कि अभी जो एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी को विकसित करना हर कॉलेज के लिए एक तरीके से कहा जा रहा है कि आप सेल बनाएं और बताएं कि ये भी बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। ये नहीं है कि जरूरी कि आपने सिर्फ नौकरी ही करनी है। तो इस तरीके से सरकारें लगी हैं, समय लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपको क्या लगता है आशम साहब, चूंकि आप दूसरी पार्टी से हैं, अभी आपकी पार्टी की हुकूमत यहाँ पर है नहीं, लेकिन हुकूमत हो कि नहीं हो, एक सवाल तो ज़रूर रहता है अक़लियती तबके को हुकूमत में हिस्सेदारी, सियासत में हिस्सेदारी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो नुमाइंदगी उनकी होती है वो बहुत कम होती है और जब हुकूमतें बनती हैं तो हुकूमतों के अंदर भी, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमतें हैं, वहाँ पर भी उनकी नुमाइंदगी या उनकी हिस्सेदारी उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए आबादी के हिसाब से। तकरीबन अक़लियती तबका 17% के आसपास है, 14% के हिसाब से जो है मुस्लिम तबका यहाँ पर है, पर हुकूमत के अंदर हम हिस्सेदारी देख रहे हैं कि उतनी ज़्यादा नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम आपको लगता है? जो अक़लियती तबके की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, वो सही तरीके से नहीं उठ पाती, उनको सही आवाज़ नहीं मिल पाती? बिल्कुल रब्बानी साहब, जो आप कह रहे हैं उस बात में मैं 100% उस बात से इत्तफ़ाक़ रखता हूँ। और आज अगर आप उत्तराखंड के मामले में बात करें, यकीनन ये देवभूमि है और यहाँ एजुकेटेड तबका रहता है। ज़्यादातर यहाँ लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं क्योंकि पुरानी सिटी है
देहरादून इज़ अ सिटी ऑफ अ रिटायर पर्सन, ये कहा जाता था देहरादून के बारे में। और यहाँ का कल्चर में लोग एक दूसरे के साथ एजुकेशन की वजह से एक बहुत अच्छी बाउंडेशन रहती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों में एजुकेशन का लेवल हमारे जो देहात हैं वहाँ बहुत कम है। और जहाँ जिसे हम बुनियाद कहते हैं हिंदू समाज की, हरिद्वार, जी हाँ। वहाँ आप देखें तो मेजॉरिटी में मुस्लिम है। वहाँ लगभग 40% की आबादी में मुसलमान रहता है हरिद्वार के अंदर। और कोई माहौल के एतबार से बहुत बेहतरीन, जैसे बिंद्रा जी ने कहा, बहुत खूबसूरती से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आज एजुकेशन की बार बार, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं उस जिम्मेदारी को फेस करने के लिए कि क्या मुसलमानों के लिए, क्या माइनॉरिटीज़ के लिए हम लोग क्या ईमानदारी से सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, हम ईमानदारी से नहीं सोच रहे हैं। माइनॉरिटीज़ के साथ धोखा हो रहा है, और सबसे बड़ा धोखा हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि मुसलमान माइनॉरिटी के चक्कर में ऐसा फंसा है कि वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है, बांग्लादेश से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, और हम हिंदुस्तान में इंडोनेशिया माइनॉरिटी के के बाद नाम से सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की बेशक। इसी मुल्क में रहती है। बेशक। और फिर हम सबसे माइनॉरिटीज बड़ी के दूसरी आबादी है इस मुल्क बिल्कुल की। बिल्कुल सबसे बड़ी दूसरी आबादी, और फिर हम लोगों को माइनॉरिटीज कह के किनारे लगा दिया जाता है। हम अच्छा, लोग इसका सिर्फ जिम्मेदार वोट कौन बैंक है? बन अगर चुके हैं। माइनॉरिटी कहा जाता है, वो कहा जाता है कि कहलवाया जा रहा है। खुद कम्युनिटी जो है वो खुद भी चाहती है कि वो खुद भी कहते हैं कि हम तो माइनॉरिटी है, अक़लियती तबका है, और हमारे साथ कुछ जो है वो इंसाफ नहीं होता, हमें कुछ मिलता नहीं है। तो ये तो तबका भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है खुद को माइनॉरिटी कहलाने के लिए। बिल्कुल, हम ये बात भी मानते हैं कि जब आदमी अपने हालात खुद ना बदलना चाहे तो उसके हालात खुदा भी नहीं बदल सकता। बदलने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकारें कोई भी रही हों, हमारे साथ चीटिंग हमेशा होती रही है। हमेशा इस तरह से कि आज यहाँ इस सूबे में कांग्रेस की सरकार है, सब लोगों के पास जिम्मेदारी है। क्या एक मुस्लिम, आपके पास 3 मुस्लिम चेहरे विधानसभा में जीत के आए थे, तो क्या उनमें से किसी को जिम्मेदारी नहीं मिल सकती थी कि क्या जहां हमारे मुस्तकबिल का फैसला होना था कैबिनेट में, तो क्या मुसलमान वहां कैबिनेट में नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। लेकिन आप, क्योंकि आप ये समझते हैं कि मुसलमान तो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, घूम फिर के हमारे पास आएगा, वो मजबूरी हो गई है। तो ये कंडीशंस जो हैं, ये कंडीशंस हमारे सामने हैं, और इन कंडीशंस को हमें फेस करना पड़ेगा। आज मुसलमानों को अपने हालात खुद बदलने पड़ेंगे, और उन्हें सोचना पड़ेगा। आपको बनिया बनना पड़ेगा, जो आपकी वेल विश की बात करता है, जो आपकी बेहतराई की बात करता है, जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात करता है, आप उसके पास जाइए। आपको राजनीति के चक्कर में अगर आपको पार्टियां फंसा रही हैं, तो आप उन्हें वोट बैंक के चक्कर में फंसाइए ना। आप क्यों ईमानदारी दिखा रहे हैं? मेरा अपना मानना यह, मेरा जाती नजरिया है कि मुसलमानों को जहां सियासत करनी चाहिए वो वहां सियासत नहीं कर रहे हैं, वहां वो शरीयत दिखा रहे हैं, और जहां उन्हें सियासत करनी चाहिए वो वहां सियासत नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है। हमें सियासत और शरीयत को बराबर बैलेंस बना के जब हम चलेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे देश का कमी है बिल्कुल शरीयत और सियासत में बैलेंस की कमी। मौलाना साहब, आपको क्या लगता है, चूंकि शरीयत की तरफ इशारा इन्होंने किया है, तो मजहबी रहनुमा जो है वो जिम्मेदार हैं अक़लियती तबके के मसले मसाइल के? मोटे तौर पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जिम्मेदार जरूर होगी, सियासतदान जरूर जिम्मेदार होंगे, लेकिन मजहबी रहनुमा भी कई बार हम देखते हैं कि उनकी जिम्मेदारी को भी हम कम नहीं कह सकते या कर सकते। आपको क्या लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सियासत में हिस्सेदारी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिजर्वेशन की डिमांड की प्रॉब्लम हो, जो नहीं की जाती उत्तराखंड के अंदर मोटे तौर पर, या मानी नहीं जाती, उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया जाता, क्या इसकी जिम्मेदारी अक़लियती तबके की जो लीडरशिप है उसके साथ साथ मजहबी लीडरशिप के ऊपर भी है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। उत्तराखंड में जो हमारा अक़लियती रहनुमा है वो 2 तरह के हैं, एक सियासी रहनुमा और एक हमारे उलेमा। उलेमाओं के तौर पर यहाँ जमीयत उलमा हिंद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जिस तरह से दूसरे सूबों में जमीयत उलमा हिंद या दूसरी तंजीमें बहुत मजबूती से काम कर रही हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं और अपनी बातें मनवा लेती हैं, उस तौर पर हमारे यहाँ कोई बड़ी तंजीम ऐसी आलिमों की नहीं है जो अपना हुकूमतों पर दबाव बनाए और अपनी बात मनवा सके। दूसरी बात यह कि जो हमारी सियासी रहनुमा हैं वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए उन पार्टियों से जुड़े हुए हैं। मुसलमानों की जो परेशानियां हैं वो सिर्फ उसकी बिना एक है, जो मैं समझाऊं कि हमारे सियासी रहनुमाओं को, हमारे उलेमाओं को मफाद परस्ती को छोड़ना होगा। हम मफाद परस्ती को छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह ये कौम आगे बढ़ जाएगी। हुकूमतों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि आपके सियासी लीडर सिर्फ़ और सिर्फ अपने सड़क बनाने के लिए, अपने पुल बनाने के लिए, अपने विधानसभा के विकास के काम के लिए बात करते हैं। पूरी कौम के लिए बात आपका कोई सियासी रहनुमा नहीं करता। हमें अपनी मफाद परस्ती को छोड़कर कौम की बात करनी होगी, मिल्लत की बात करनी होगी, और जो मसाइल हैं उनको इकट्ठा और मजबूती के साथ उठाना होगा हुकूमतों के सामने।
आरिफ तभी खान उनका साहब, मसला हल हो सकता बिल्कुल आरिफ खान साहब, क्या लगता है ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है अपनी जगह है, ये पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी नहीं होना और फिर सभी पार्टियां आपको एक ही मूड में लेती हैं, मतलब उनको लगता है कि ये तो अपने ही है, एक पार्टी को ऐसा लगता है क्या, बल्कि यहाँ तो 2-3 पार्टियां ऐसी जिनको लगता है, फिर एक बड़ी पार्टी ऐसी जिसको लगता है कि ये आएंगे नहीं अपने पास कभी भी। तो इस चक्कर में जो है वो अक़लियती तबका पिसता रहता है, खासतौर से मुस्लिम तबका, क्योंकि दूसरी जो है कौमें हैं वो बड़ी बेदार हैं और वक्त के साथ चलती हैं और चलना भी चाहिए। जहाँ तक तालीम से मुतल्लिक बात है, इसके लिए जब तक कोई तंजीम नहीं बनती वो कौम तरक्की नहीं कर पाती। मुनज़्ज़म तरीके से ही कोई कौम तरक्की कर बिखराव है सकती है। कौम के बिल्कुल अंदर, बिखराव है यहाँ भी। बिखराव है, बिल्कुल। और तालीम के सिलसिले में भारत सरकार की और राज्य सरकार की कई स्कीमें हैं। जैसे भारत सरकार की यूपीए फर्स्ट में मनमोहन सिंह के ज़माने में 2 बहुत अच्छी स्कीम शुरू की, 3-4 स्कीम शुरू की गई थी, जैसे SPQM प्राइम मिनिस्टर का जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है वो भी काफी प्राइम अहम मिनिस्टर है। 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है जी हाँ। उसी के क्रम में जी है हाँ। कि हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, जो जहाँ पर ये स्कीम से चल रही हैं, MSDP मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और तीसरा जो है विकास नगर एक खंड है, ब्लॉक है, वहाँ चल रहा है। SPQM के पैसे आधे कर दिए गए 2013-14 के बजट में, 14-15 के बजट में। IDMI से जितने प्रस्ताव गए पिछले 2 साल में, IDMI मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जी डेवलपमेंट हाँ। इन मदरसा जो हैं, मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो भारत सरकार से पैसे आते हैं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया गया भारत सरकार से। तो पिछले 2-3 साल से माइनॉरिटी वाकई अपने को बैकफुट पे महसूस कर रहा है, और शायद हो सकता है इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार हो। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है कि राज्य सरकार को जिस तरह से माइनॉरिटी को फोकस करना चाहिए था, दबा कुचला तबका है, पीड़ित है, अशिक्षा है, जैसा कि भी आप फरमा रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारे यहाँ कोई राजनीतिक नेतृत्व भी नहीं है, राजनीतिक पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो मजबूत नहीं है, कोई आवाज चूंकि उठाने हम वाला बात नहीं कर रहे थे लोगों से कुछ देर पहले, वो यही कह रहे थे कि भाई जो लीडरशिप है मुस्लिम तबके की वो अपने आप में ही खोई रहती है, उसको समाज से जुड़े हुए मसले मसाइल से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, वो जुड़ाव जो है वो नहीं है उनका। मैं शादाब साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस से एक मुस्लिम विधायक थे, जबकि चाहते तो उसे मंत्रालय में, कैबिनेट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर सकते थे। एक BSP से मुस्लिम विधायक थे, सरवत करीम अंसारी जी, और दूसरे फुरकान अहमद कांग्रेस से थे, कोई रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस ने नहीं दिया। दूसरी तरफ भाजपा ने, BJP ने MLA के टिकट में किसी भी मुस्लिम को एक टिकट भी नहीं दिया, जबकि यहाँ 70 सीटें हैं। दिया था और ऐसी जगह से दिया कि आप जी 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 हाँ जी, और जबकि हमारी पॉपुलेशन 17% है, बिलो 1%। हमारे यहाँ पर जो सेवाएं हैं, जैसे PCS है और दूसरी सेवाएं हैं, लोअर सबऑर्डिनेट की सेवाएं हैं, लेक्चरर की है, ये सारी सेवाएं, हमारा रिप्रेजेंटेशन मात्र 2 से 3% है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसके लिए कोई भी किसी के पास इच्छा शक्ति नहीं है। बिल्कुल, यानी प्रॉब्लम है अक़लियती तबके के अंदर सियासत में हिस्सेदारी की, और उनकी जो है बहुत ज़्यादा सुनी नहीं जाती। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उत्तराखंड में भी अक़लियती तबके के सामने। बहरहाल क्यों है ये प्रॉब्लम्स, कैसे इनका हल होगा, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल का ये खास एपिसोड। हम हैं उत्तराखंड की दारुल हुकूमत देहरादून में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के अक़लियती तबके की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो 2-4 हैं। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनका ये सामना कर रहे हैं आज भी। क्या लगता है साहब, बहुत सारी बातें हुई हैं पहले सेगमेंट में, और एक मोटे तौर पर ये बात निकल करके आई है कि जो सियासतदान हैं, ख़ास तौर से अक़लियती तबके की जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं है, और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल से जो है उसको लेना देना नहीं है इस समाज के। एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो सरकारी नौकरियाँ हैं, जो नुमाइंदगी है, उसमें बहुत ज़्यादा कम है सरकारी नौकरियों में। पुलिस डिपार्टमेंट की आप बात कर लीजिए, आप जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ पर भी यानी जो अक़लियती तबका है उसकी नुमाइंदगी बहुत ही कम है। आबादी तकरीबन 14%, टोटल आबादी अक़लियती तबके की 17%, लेकिन आबादी जो है वो अगर परसेंटेज देखा जाए उसमें नौकरियों में तो वो 1-2% के आसपास ही से ज़्यादा नहीं है। तो माइनॉरिटी चेयरमैन होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, उस हिसाब से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे आपने भी महसूस किया होगा कि बड़ी खुशी होगी आपको कि कटिंग अगेंस्ट पार्टी लाइंस, यहाँ पर कोई पार्टी या कोई पॉलिटिकल बहस नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए क्या अच्छा हो सकता है, और मैं बिलीव करता हूँ हमेशा पॉजिटिविटी आनी चाहिए और पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात तो ये है कि आप जैसे यहाँ पर एक होके हम अपने इश्यूज़ रख रहे हैं, अगर यही इश्यूज इकट्ठे होके हम जिनको मैटर करता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स उन पे रखे, तो शायद
ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाते जोर बहुत हैं और अपनी इश्यूज भी रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। आज भी अगर आप सीएम साहब के घर में चले जाएं किसी टाइम, तो अगर वहाँ 100 आदमी होगा तो 60 हमारे माइनॉरिटीज़ के होंगे, लेकिन उनकी सबकी अपनी अपनी इश्यूज होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बिल्कुल सही है कि इकट्ठे होकर बात करनी पड़ेगी। और जहाँ तक रह गया अवेयरनेस का सवाल, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उनके यहाँ घर में भी प्रॉब्लम है, उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं है। तो क्या हम जो पढ़े लिखे हैं, हमारी ड्यूटी अपनी माइनॉरिटी की तरफ ये नहीं बनती कि हम उनको बताएं कि व्हाट इज द गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं, क्या आपके लिए स्कीमें हैं। अब खान साहब जैसे, आप जैसे पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर ये जाते हैं पब्लिकली, अब ये तो ये एक आईएएस और पीसीएस की कोचिंग का सेंटर चला रहे हैं, तो फख्र की बात है कि एक माइनॉरिटी कोचिंग सेंटर चला रहा है। इस बार आपको बताएं, बड़ी खुशी की बात होगी कि 14 बच्चे माइनॉरिटीज़ के इधर से सिलेक्ट हुए हैं, मतलब जिन्होंने प्रीलिम पास किया है यूपीएससी और स्टेट उसमें, नहीं तो आज तक नहीं हुआ। तो अच्छे काम बहुत हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम सबको मिल के समझाना पड़ेगा कि देखो ये अपीजमेंट नहीं है। एक तो हम माइनॉरिटीज को खुद में दिमाग में आ रखा है कि हम ये अपीजमेंट है, मेजोरिटी तो सोचती है कि गवर्नमेंट में अपीजमेंट कर रही है, हम भी सोचते हैं यार हमारी वोट के चक्कर में आते हैं, ये तो वोटों का चक्कर है। ऐसा नहीं है भैया। जस्टिस सच्चर कोई माइनॉरिटी के आदमी नहीं थे, वो मेजोरिटी के थे। उन्होंने पूरी स्टडी करने के बाद रिपोर्ट पेश की, उसमें 74 पॉइंट दिए और सारे के सारे गवर्नमेंट ने माने कि सही है। कहीं जगह कर खास तौर पे हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में है। और अगर आपने गाड़ी को ठीक चलाना, तो एक पहिया को कमजोर नहीं रख सकते, पहिए तो चारों बराबर रखने पड़ेंगे। बिल्कुल, और चारों में हवा भी बराबर हवा होनी चाहिए। हवा सही बराबर बात है। इसी करके ये स्कीम निकली। अब आपको मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आईएचएम के साथ टाई अप किया है हमारी डायरेक्टरेट ने कि आप बच्चों को यहाँ पर आईएचएम में आप फूड एंड बेवरेजेस के कोर्सेज दीजिए, 6 हफ्ते का और 8 हफ्ते का। लड़के और लड़कियों को आप रखेंगे, सारे का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड बेयर करेगी। और उनको जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 80% प्लेसमेंट या उनको स्वरोजगार की उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हम करके देंगे। आज 2 महीने तो मुझे हो गए हैं, जो मेरे दफ्तर में आता है और जगह भी मैं फोन कर चुका हूँ, सब कुछ कह चुका हूँ, अरे भाई बच्चे भेज दो, वो कोर्स है ले लो, इसका फायदा उठा लो। मुश्किल आते नहीं आते हैं। अच्छा, ये मैं बिल्कुल ये आपके पास आऊंगा, ये सवाल चूंकि हर चीज हम गवर्नमेंट पे डाल दें कि वो नहीं करते हैं। हम भी तो देखें हम क्या करते हैं। गवर्नमेंट के जॉब्स हैं। मेरे को याद है कि एएमयू के वीसी जनरल शाह जब आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जब फौज में गया था तो मैं मुसलमान नहीं था, ना मैं हिंदू था, मैं कोई था, मेरा तो एक नंबर था। बिल्कुल, मैं एक नंबर में गया, लेकिन नंबर था और उनके अंदर जज्बा था। बिल्कुल। कारण क्या है कि हम, ये बहुत आसान तरीका है, खुद हमने करना नहीं और कह दो जी हमारे से तो बड़ी बिल्कुल। मैं आऊंगा वापस आपके पास। अरे खान साहब, आपको क्या लगता है, चूंकि आप जो है एक ऐसा सेंटर चला रहे हैं जहां से जो है वो सैकड़ों बच्चे निकल करके वो हिस्सा बन सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, वो अफसर बन सकते हैं बड़े बड़े, आपको लगता क्या है, माइंडसेट क्या है उन बच्चों का जो आपके पास आते हैं? वो कहीं ना कहीं वो कमज़ोरी खुद को महसूस करते हैं, खुद के अंदर भी उनको लगता है कि नहीं हमारा तो क्या नाम है, कहीं नंबर ही नहीं आएगा, मुसलमान होने के नाते हमें तो बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर जो है वो भेदभाव भी होता है, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती इसीलिए भेदभाव की वजह से? क्या ये भी सही है? रब्बानी जी, ये विषय का बहुत सरलीकरण हो जाएगा। हाँ। कि माइनॉरिटी में जो प्रॉब्लम है वो बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, वो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं। हाँ। और जब फाइनेंशियली अगर उनको बैकअप किया जाए, उनके अंदर एक उत्साह होता है, वो चाहते हैं कि वो समाज की मुख्यधारा में पढ़ लिख कर जुड़ सके। उनके माँ बाप का भी एक सपना होता है कि जुड़ सके। आप देखिए, जब 2006 में जस्टिस राजेंद्र साहब ने रिपोर्ट में कहा था कि मुसलमानों की, ये माइनॉरिटी से रिलेटेड नहीं थे, स्पेशली मुसलमानों से रिलेटेड कमीशन था। इन्होंने कहा था कि मुसलमानों की स्थिति भारत में दलितों से बदतर है, और जब तक इनको फाइनेंशियली और प्रशासनिक और शैक्षिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये समाज की मुख्यधारा में नहीं जुड़ सकते। अब जैसे हमारी सिलेक्शन कमेटियां हैं, सिलेक्शन कमेटियों में भारत सरकार की गाइडलाइन, साफ तौर से गाइडलाइन भारत सरकार की है कि एक कम से कम माइनॉरिटी का, अकलियत का उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, इंटरव्यू बोर्ड, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पिछले 15 साल में एक भी माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। अभी पिछली साल 2015 में लोअर सबऑर्डिनेट कमीशन गठित किया गया है, उसमें भी माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो हम लोग इतनी तो उम्मीद करते हैं, अगर सरकार हमारे लिए, हमारे घर तक नहीं पहुंचा सकती राहत, रिलीफ नहीं पहुंचा सकती, तो जो हमारी हिस्सेदारी है, हाँ, जो हमारी हिस्सेदारी है आसान बना सकती है, सरल कर सकती है, ताकि इस तबके में, इस कौम में सोच आए कि हम समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकें।
बिल्कुल। एक चीज़ और आपके पास मैं आऊँगा शंत साहब, क्या लगता है आपको ये अवेयरनेस की जो प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की कमी हम हर जगह देखते हैं और ये शिकायत हुकूमतों के जो हिस्सा हैं उनको रहती है कि भाई हम स्कीम्स चला रहे हैं, हमारे पास ये योजनाएं आपके लिए हैं या आपके तबके के लिए हैं, आइए इनको लेकर के जाइए। लेकिन अवेयरनेस की कमी के चलते, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है तो इस वजह से तबके के लोग या जिनको ज़रूरत है वो लोग नहीं आ पाते। क्या ये बात सही है कि अगर मैं उत्तराखंड के हिसाब से इस बात को कहूँ कि यहाँ पर भी वैसे ही हालात हैं, जो अवेयरनेस की कमी का एक रोना रोया जाता है, यहाँ भी वैसे ही हैं? बिल्कुल वैसे ही हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान का एक हिस्सा है उत्तराखंड, तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में भी मुसलमान एजुकेटेड है किसी लेवल पे, लेकिन अक्सरियत तो हमारी भी एजुकेशन में बहुत पीछे है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा खान साहब की बात से इत्तफाक रखते हुए कि जिस तरह से सरकारी नौकरियों में हम यहाँ 14% हैं और हमारा रिप्रेजेंटेशन 1% से भी बिलो है, भाई हम ना चीखें ना चिल्लाएं तो क्या करें? हम माइनॉरिटी का रोना ना रोएं तो क्या करें? बिल्कुल जब सही हमें है। कोई हमारा हक नहीं दे रहा है, हमें रोना पड़ रहा है। लेकिन सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। सबको मालूम है कि घुमा फिरा के हम जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को बेवकूफ़ बना सकते हैं वैसे बनाते हैं। हम लोग आपस में बटे हुए हैं। मैंने कहा उलेमा इकराम को, मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम एजुकेशनिस्ट को, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। हमें बुलंद आवाज़ में अपनी बात को मजबूती से उठाना होगा। जिस तरह से उत्तराखंड के साथ, मैं पॉलिटिकल नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह से जी जिस तरह से उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड में ख़ास तौर पे एजुकेशन का एक पोस्ट होता था जो यूपी के समय में निकला था, उसे एक उर्दू अनुवादक थानों में होता था। अभी गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लगाया, उस पोस्ट को खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लोगों को कि कांस्टेबल बन जाइए, जो नहीं जाएगा उसे आउट कर दिया जाएगा। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुंह में हमारी जबान रहने दो, जो हमारी शान बान आन है वो आन बान रहने दो। तुम्हारी जर्रा नवाजी का शुक्रिया, लेकिन हमारे मुंह में हमारी जबान रहने दो। भाई हमारी जबान हमसे क्यों छीन रहे हो? तो इस सरकार से जो अकलियतों के वोटों से जीत के आती है, अकलियतों की बात करती है और वो अकलियतों से अकलियतों की जबान छीन रही है, ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है। मैं ये कह रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की, हो सकता है वो कुछ अच्छे काम भी कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी समझना होगा ये मुसलमान, जैसे अभी खान साहब ने कहा कि मुसलमान एक तरफा होके भाई बीजेपी ने क्या दिया। भाई बीजेपी को वोट कहां देते हैं मुसलमान? आप आए ना, मैं कह रहा हूं आप बिजनेसमैन बन जाइए। हुकूमत बनती है वो किसी एक तबके की नहीं मैं बनती। ये कह रहा हूं हुकूमत आप को सबका ख्याल बिजनेसमैन रखना बन चाहिए जाइए। ना। आप आइए ना, बराबर शेयरिंग लीजिए ना। आप आइए, कौन कह रहा है? आप डर के दूर बैठ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं हम बीजेपी में आए हैं क्यों? हम अपना हक मांगने आए हैं। हम किसी से, और अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, जायज हक नहीं मिलेगा, तो बीजेपी को भी खुदा हाफिज। लेकिन हमें किसी से डर के, हम कोई एग्रीमेंट साइन थोड़ी ना कर रहे हैं पार्टी से, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप ईमानदारी से आइए, अपने हकों की लड़ाई लड़िए। नहीं तो आपको आपकी आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी, आपके बच्चे माफ नहीं करेंगे आपको, अगर आप सियासी एतबार में अपनी कौम को नजरअंदाज करेंगे। दूसरी बात, मैं बार बार ये कहता हूं कि माइनॉरिटी के अंदर, माइनॉरिटी की हम बार बार बात करते हैं, हर जगह माइनॉरिटी की बात होती है, लेकिन माइनॉरिटी का सबसे बड़ा तबका मुसलमान, वो हमेशा उस फैसिलिटीज से अछूता रह जाता। क्रिश्चियन उसकी फैसिलिटीज ले जा लेते हैं माइनॉरिटी के नाम पे, जैन उसकी फैसिलिटी ले जा लेते हैं माइनॉरिटी के नाम पे, सिख उसकी फैसिलिटी ले जा लेते हैं माइनॉरिटी के नाम पे। वो पढ़े लिखे ज्यादा है, उनके पास अवेयरनेस ज्यादा है। हमें मेन थीम में लाने के लिए आप हमें उस लायक तो बनाइए कि हम अपना हक ले सके। आज हमारे बच्चे को, उसे एजुकेशन की ABCD नहीं आती, वो बेचारे के पास लैपटॉप नहीं है, उसके पास कोई कंडीशन नहीं, वो कैसे ऑनलाइन पेपर्स फाइल कर देगा? आपके बच्चों के पास सब कुछ है, वो ऑनलाइन फाइल कर देते हैं, आपको लाभ मिल जाता है। हमारे बच्चों के पास एजुकेशन भी नहीं है। आप कंकरीली रेत पे, आप हमारे बच्चों को कंकरीली जमीन पे कह रहे हैं नंगे पैर दौड़ा और कंपटीशन में जो फर्स्ट आ जाए वो फर्स्ट आ जाएगा। ये तो नाइंसाफी ना हो, ये तो नाइंसाफी हुई ना। इसमें थोड़ी क्लैरिटी कर। पहली बात तो ये जितनी स्कीम्स बनी है ये फॉर दी पुअर इन दी माइनॉरिटीज बनी है। पहले आप ये दिमाग से निकाल लें कि जो खाता पीता माइनॉरिटी का आदमी है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे जैन है, उसके लिए कोई स्कीम नहीं बनी हुई। चाहे वो फाइनेंशियल स्कीम है, चाहे वो स्कॉलरशिप की स्कीम है, ये सब उनके लिए बनी है जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन। रही है सरकार, गरीब आदमी को तो मिल ही नहीं रही है। आ रहा हूं, मैं आपके पास समझे बात को। खाली हमें कह दें कि नहीं मिल रही, उससे नहीं होगा। फंड्स हैं, बढ़ते हैं। अगर आप डायरेक्टरेट में जाएं और रेशियो निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा। वो इशू नहीं है। इशू इधर ये है कि जो पढ़े लिखे हैं, मैं जो पहले बार बार कह रहा हूँ इस बात को, कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पढ़ाई नहीं, जिसके, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, जिसके घर में भी ओढ़े नहीं है, उसको क्या पता कि मैंने फॉर्म कैसे भरना है या करना है, लेकिन मैं तो उसका फॉर्म भरवा सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ एक जिम्मेदारी को निभाए कौन, लेकिन दो तीन नहीं अच्छे लोग हैं यहाँ। एक मिस्टर देविंदर सिंह है, असगर अली हैं, वो अपने खर्चे पे उन्होंने कंप्यूटर लगा रखे हैं, वो बच्चों के फॉर्म भरवाते हैं, ऑनलाइन भरते हैं, तो काम करने वाले करते हैं और वो करा रहे हैं और अच्छा काम करते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी बिल्कुल ठीक है। एंड आर ड्यूटी टुवर्ड्स आर माइनॉरिटी सबसे पहले है। अच्छा देखिए, जब हम कहते हैं कि नौकरियां, हमारे यहाँ कोई भी रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है माइनॉरिटीज के लिए। सिर्फ उनको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली कैसे हम उनको ऊपर ला सकते हैं, एजुकेशनली कैसे ऊपर ला सकते हैं, यही एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कुछ कहना चाह रहे थे आप। और दूसरी बात ये भी थी कि हम देख रहे हैं कि जो इदारे हैं यहाँ पर मदरसा बोर्ड की बात होती है तो उसकी भी तश्कील के लिए कई बार सवाल उठते हैं, और उर्दू अकेडमी में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। वक्फ बोर्ड पिछले 8 महीने से डिसॉल्व पड़ा हुआ है, वक्फ बोर्ड जो है उसकी भी तश्कील नहीं हो पाई है। तो आपको लगता है कि वो ठीक है, अवेयरनेस जो समाज दिखाएगा, लेकिन पहले सरकार जो है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको तो अदा कर ले। जो माइनॉरिटी की स्कीम्स होती है उनका फ़ायदा दूसरी अदर हमारे जो साथ के लोग हैं उनको मिल जाता है। उसमें एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं अभी। भारत सरकार के UPTU का एक वो था कि जो बच्चे कमज़ोर तबके के हैं वो ऐसे स्कूलों में जो पब्लिक स्कूल हैं वहाँ पर 25% सीटें उन बच्चों के लिए रहेंगी। देश भर के माइनॉरिटी स्कूलों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये रियायत हासिल कर ली कि हम अपने यहाँ पर ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। उससे सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिमों को हुआ और दूसरी कम्युनिटी को भी हुआ। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा और अब हमारे दूसरे जो भाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं और सिख हैं, उनको मिला। हम इस बात को नहीं कह रहे उनको क्यों मिला, हम ये सवाल ये है कि आपके उस स्टेटस ले लेने से हज़ारों नौनिहाल जो अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं उनका हक दफन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जो गलत भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें आप पूरी बात नहीं समझे अभी तक। RTE से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो माइनॉरिटीज को राइट देता है, आप अपने जो भी इंस्टीट्यूशन है खुद खोल सकते हैं और खुद एडमिनिस्टर करेंगे। बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो दे रहा है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो वो तो बहुत अच्छा काम है। Right आप to इसको इसकी education डिटेल जो में है नहीं वो जा उससे रहे बड़ा फायदा हुआ हैं, है अगर आप उससे। गहराई में जाएंगे तो आप समझेंगे फायदा है इसमें। हाँ। दूसरी तरफ जो आप उसको कह समझने रहे की जरूरत है हैं, लेकिन। आप समझिए, थोड़ा आराम से समझिए इसको। दूसरी तरफ जिनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है उनकी ड्यूटी है कि वो माइनॉरिटी के बच्चों को ही एडमिशन दें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो आप बताइए ना। आप हमारे पे कौन आता है? एक क्रिश्चियन बच्चे के लिए आए थे, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा है, इसको माइनॉरिटी स्टेटस मिल रखा है एज ए क्रिश्चियन, और मेरी बच्ची को इन्होंने एडमिशन मना की। हमने बोला, उनको लिख के भेजा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार बोला, उन्होंने कहा आप कहीं भी चले जाइए, हम इस बच्चे को नहीं लेंगे। हमने उसके स्टेटस के लिए कैंसिलेशन के लिए लिख दिया। तब नाक रगड़ते आगे सारे के सारे कि नहीं जी ये गलत हो गया हमारे साथ, दोबारा नहीं होगा। उसके बाद अब सारे लिए जा रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं लिए जा रहे माइनॉरिटी, जिनको स्टेटस मिल रखे हैं, आप लोगों को बोलना चाहिए। यानी वो अवेयरनेस, यही मैं कह रहा हूँ, अवेयरनेस की बात है, और अवेयर होकर के सभी को काम करना पड़ेगा। मैं आऊंगा वापस। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, और हम हैं आज उत्तराखंड की दारुल हुकूमत देहरादून में। बहुत सारे मसलों पर बात हो रही है और मसले सारे जुड़े हुए हैं अक़लियती तबके से। ब्रेक लेंगे, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल का ये खास एपिसोड। हम हैं देहरादून में, बात हो रही है अक़लियती तबके की कि उत्तराखंड में रहने वाले अक़लियती तबके के हालात क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम से वो 2-4 हैं। और इस सेगमेंट में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर फारूक साहब। उत्तराखंड का जाना पहचाना चेहरा हैं, समाजियात के काम से भी जुड़े हुए हैं और बिजनेसमैन भी हैं बड़े, और बहुत आगे हैं बहुत सारे कामों में। सर, इस्तकबाल है आपका भी। और बात हो रही थी कि कैसे यहाँ का जो इस सूबे का अक़लियती तबका है वो बहुत सारे मैदानात में पीछे है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कहीं भी पीछे नज़र नहीं आ रहे हैं। सब अपने अपने लेवल पर वो आगे बढ़े हैं। तो अगर कोई समाज या समाज का कोई आदमी चाहता है, शिद्दत के साथ चाहता है, सच्ची मेहनत के साथ, सच्ची लगन के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है, तो फिर हुकूमतें या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो आड़े नहीं आती। कि वो और होंगे जो छोड़ गए वतन को। हमें तो फ़ख्र है हम हिंदुस्तान में रहते हैं। वाह, बहुत हमें खूब। तो फ़ख्र है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं। और ये कोई भी आदमी अपनी चॉइस से कहीं पैदा नहीं होता। 2 चीज़ें उससे पूछी नहीं जाती पैदाइश से पहले, कि तुम्हें किसके घर पैदा होना और किस मुल्क में पैदा होना। बिल्कुल, तो ये कुदरती निज़ाम है। कुदरती निज़ाम है, और उसी निज़ाम के तहत हम भी पैदा हुए। और इन दोनों की, माँ बाप की और अपने मुल्क की इज़्ज़त करना, इसीलिए इसके अंदर भी कोई चॉइस नहीं छोड़ी कि अगर ऐसे माँ बाप हों तो उनकी इज़्ज़त करिए, अगर ऐसा मुल्क हो तो उसकी इज़्ज़त करिए। तो इज़्ज़त करना, उसमें कंट्रीब्यूट करना, ये सबका फ़र्ज़ है। दूसरी बात ये है कि मुल्क के अंदर
हम सब मोहब्बत से रहें, इसकी कोशिश होनी चाहिए। जहाँ ये मोहब्बत बढ़ेगी वहाँ ये सवालात सारे खुद अपने आप ख़त्म हो जाएंगे कि कौन तरक्की पजीर है कौन नहीं है। तो अब हमारे सूबे के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कहीं कहीं ऐसा होगा कि कोई प्रोग्रेस में किसी को अड़चन आती होगी और बहुत सी जगह कोई अड़चन नहीं आती, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सबको फेस करनी पड़ती हैं, वो हर कम्युनिटी के आदमी को फेस करनी पड़ती। लेकिन ये बात तो मानेंगे आप कि अगर कोई भी कम्युनिटी या कोई भी इंसान शिद्दत के साथ और सच्ची लगन के साथ आगे बढ़ना चाहे तो फिर ये जो भेदभाव की शिकवे शिकायतें हैं, लोग कहते हैं कि कुछ सरकारें हैं जो भेदभाव करती हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं जो भेदभाव करते हैं, तो फिर ये शिकायतें उनके सामने नहीं आती। दोनों सरकार के लोग आपके जी हाँ, सामने ही बैठे हैं, जब दोनों कह रहे हैं नहीं आती तो नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। यानी जो है अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर ये इस तरह की प्रॉब्लम जो है नहीं आती। बहुत सारी बातें हो रही थी भाई कि अवेयर नहीं है ये तबका, या ये तबका इस मायने में पीछे है, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर सरकार को पहल करनी चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरियों की बात हो या जो उनके अलग अलग जो है वो अकेडमीज़ हैं, बोर्ड हैं, उनकी तश्कील की बात हो, उनके गठन की बात हो, तो वो तो सरकार को ही करने हैं। बहरहाल शुरुआत सरकार को ही करनी है। रिजर्वेशन की बात है, उसका मसला जो है उस मसले का हल भी सरकार के पास ही है, वो आम आदमी के पास नहीं है। आम आदमी तो सिर्फ आवाज़ उठा सकता है। तो आपको लगता है कि सरकार कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, समाजवादी की हो, बीएसपी की हो, टीएमसी की हो, जेडीयू, किसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो अगर कई बार भेदभाव करती है या कई बार वो नहीं चाहती कि इस तबके की भलाई नहीं करनी या इस तबके को आगे नहीं बढ़ाना, इस तबके की फिक्र नहीं करनी, तो फिर तबके का भला होगा कैसे? देखिए, आपने जो बात कही मैं फिर इस बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ कि आज जरूरत जो अपने दम पे लड़ सकते हैं उन्हें तो जरूरत ही नहीं है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जरूरत तो आम बच्चे के लिए है ना, जो कामयाब बच्चा है उसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, जो निकम्मा है उसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं जो आम माइनॉरिटी है, जो आम आदमी है, उसके साथ जो कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। सरकारों का काम इसीलिए तो गवर्नमेंट यहाँ प्रजातंत्र है ना, कि आप ईमानदारी से, जो आपका भाई पिछड़ गया उसका हाथ पकड़ के ईमानदारी से आगे लाइए। आपकी जिम्मेदारी सरकार की इतनी ही तो है, तभी तो रिजर्वेशन लागू हुआ एससी एसटी का। लेकिन आप एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जहां मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर बता दिए, आपके ईमानदारी से हाथ पकड़ के लेके चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे हैं आप। अगर आप ईमानदारी से हाथ, मैं सियासत से ऊपर उठ के बात कह रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन शादाब साहब इस बात को मान रहे हैं कि पिछले 2 साल से आईडीएमआई के पैसे और स्पीक्यूएम के पैसे। जी मैं उस बात पे आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं उसी बात पे। मैं ये कह रहा हूं कि आप ईमानदारी से देखिए, आज प्रदेश के अंदर जैसे आपने कहा स्पीक्यूएम का 2012-13 में बजट कट गया, तब हमारी सरकार नहीं थी केंद्र में, तब कांग्रेस की सरकार थी, तो क्यों कट गया भाई? आप इतने संजीदा हैं माइनॉरिटीज के लिए। फिर हम ये कह रहे हैं आज उर्दू अकेडमी एक कमरे में चल रही है, मुस्लिम मदरसा बोर्ड की बॉडी नहीं बनी है, उसका एक्ट नहीं बना है, क्या मजाक कर रखा है? तो आपकी जिम्मेदारी है माइनॉरिटी, आपको भाई कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि पूरी ईमानदारी से माइनॉरिटी हमें वोट दे रहा है, माइनॉरिटी हमारे साथ खड़ा है, तो हमें माइनॉरिटी के मसलों पे बड़ा संजीदा होना पड़ेगा। एक साल से वक्फ बोर्ड भंग पड़ा है, आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी सोच में आपके इरादे कमजोर हैं। और अगर एक सवाल आपसे मैं और पूछूंगा, इरादे कमजोर हैं या फिर सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अक़लियती तबके से जुड़े मसले मसाइल की तरफ जो है वो सही तरीके से या संजीदगी के साथ जो है वो देख पाए या काम कर पाए उस जानिब? हमें लगता है हमसे खींचना नहीं आ रहा। जी, आपको क्या लगता है डॉक्टर फारूक साहब, ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, ये हर एक सूबे की है, हर एक हुकूमत की है कि अक़लियती तबके को बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ भले ही कई बार लिया गया हो, लेकिन मोटे तौर पर नहीं लिया जाता। हुकूमतों के पास, ऑफिसर्स के पास, लीडरशिप के पास इतने ज़्यादा काम होते हैं कि उनको लगता है कि जो दूसरे काम है उन्हीं को कर लिया जाए, ये तबके के जो है फिर बाद में देखेंगे। बात यह है कि क्यों ऐसी ज़रूरत पेश आती है। अगर 100 नौकरियां हैं जी और 1000 आदमी हैं, तो आपको घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका निकालना पड़ेगा। बहुत सही। और अगर जो 1000 नौकरियां हैं और 1000 आदमी हैं, तो अपनी कॉम्पिटेंस से वो अपना पहुंच जाएंगे जिसको जहां पहुंचना है। आरे खान साहब, आपको क्या लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और एक प्रॉब्लम ये भी है कि रिजर्वेशन की डिमांड जो है वो यहाँ पर मोटे तौर पर नहीं उठती, और सिक्योरिटी का मसला भी यूँ है कि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों किस तरीके से आईएस के नाम पर, अलकायदा के नाम पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं,
तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी खबरें आई थी कि जो दीनी मदरसे चल रहे हैं उनकी छानबीन की जाएगी। एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोटेक्शन देता है माइनॉरिटीज़ को जी। लेकिन आप मजहब के नाम पर रिजर्वेशन का हम दावा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। और हम तो सिर्फ अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो तालीम गरीबी के नाम पर मांग लीजिए जी। ना। सच्चर कमेटी कह रहा है कि बहुत गरीब हो आप, दलितों से भी बदतर हो। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम है हमारी आधी एनर्जी, माइनॉरिटीज़ की आधी एनर्जी अपने आप को राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी साबित करने में लग जाती है। साहब नहीं है, हम राष्ट्रवादी हैं। तो और तीसरी हाँ, चीज लेकिन ये सवाल तो जरूर उठेंगे अगर जेएनयू में कुछ इस तरह के हालात होंगे और कुछ लोग उसमें पकड़े जाएंगे तो इस तरह के सवाल उठना लाजमी है और जवाब आपको देना ही पड़ेगा। जेएनयू की पहचान लेफ्टिस्ट से है, वामपंथी से है। जेएनयू की पहचान किसी मुसलमान और अल्पसंख्यक से नहीं है। तो उसको आप उस नजरिए से देखिए, वामपंथी नजरिए से देखिए या दक्षिणपंथी नजरिए से देखिए। जो वहाँ राइटिस्ट लोग हैं किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है साहब आप यानी गद्दारी उसमें वतन है। मुसलमानों का कोई वो नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको मुस्लिम का विषय आप नहीं बना सकते। हम गुनहगार हैं तो सजा दो यारो, वरना हक बात सबको बता दो यारो। किस लिए मशकूक निगाहें उठती हम पर, कौन गद्दार वतन है बता दो यारो। बहुत बढ़िया। तो हम हमेशा ये कि गद्दारी का तमगा हमारे ऊपर थोपा जाता है, हम यही साबित करने में लग जाते हैं साहब नहीं हम तो वतन परस्त हैं। हम, आप कौन होते हमसे सर्टिफिकेट मांगने वाले। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने पूरी अपना बलिदान दे दिया देश की आजादी में, देश के सब निर्माण में। मिलजुल करके लड़े हैं भाई। जी हाँ, कोई ये एक जो कौम कॉन्फिडेंस नहीं थी, कोई बिल्डिंग एक बनानी आदमी थी नहीं था। भारत सरकार को, एक जो ठीक है। विश्वास निर्माण करना था वो विश्वास निर्माण नहीं कर पाए, अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। ये गंभीरता से लेना होगा भारत सरकार को। और बिंद्रा साहब, कि भारत सरकार को लेना जरूर बिल्कुल होगा, लेना लेकिन होगा इसको। माइनॉरिटी इसको चेयरमैन आप हैं विश्वास यहाँ कर पर, पाए। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आप हैं और आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि अगर किसी कौम के ऊपर शक व शुबात हो रहे हैं और शक व शुबात की बिना पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, मदरसों में छानबीन होगी, ऐसे सवाल उठ रहे हैं या ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तो आप लोगों को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये कम्युनिटी भी इसी मुल्क की है, गद्दार नहीं है। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये तब करना पड़े ना अगर ऐसा कुछ हो रहा हो। हाँ हाँ। हमारी स्टेट में कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे सब 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 सुनिए सुनिए ठहरिए। नहीं, अगर कोई ऐसी बात हो तो आनी चाहिए ना सामने। किसी ने कोई इश्यू ही नहीं उठाया है तो उसको इश्यू थोड़ा बना लेंगे कि इश्यू ही नहीं है। जहाँ तक रह गया हमारे मुस्लिम भाइयों का सवाल, जी। जितनी बड़ी रैली रुड़की में निकाली गई आईसिस के खिलाफ, शायद पूरे मुल्क में नहीं निकाली, मैं वही तो कह रहा हूँ है ना। तो जज्बाती ऐसा और नहीं है मजहबी यहाँ issues के पर, ऊपर तो आप यहाँ हो। पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक Social कोई issues फर्क के नहीं ऊपर नहीं है। हो। सब एक ही थाली में बैठ के खाते हैं, सब एक ही हैं। तो कहीं कोई अच्छा, कोई जेन्युइनली किसी का, चाहे वो किसी कौम का हो, अगर वो जनरली गलत काम कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये कौन सा अल्पसंख्यक कह रहा नहीं मिलनी चाहिए या कौन सा बहुसंख्यक कह रहा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन नजायज किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसी कल के आयोग बने, अगर किसी का नजायज हो रहा है तो बताएं, आयोग में आइए, बताइए कौन से किसके साथ नजायज हो रहा है। लेकिन उस पर छानबीन की जाएगी, अगर नजायज होएगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, वक्त हो गया एक और ब्रेक का हमारे मिसाइल में, और हम हैं देहरादून में। जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में रहने वाले अक़लियती तबके के साथ भी वही मसले मसाइल हैं जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में हैं, या फिर इनकी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे मसले मसाइल आए हैं, बहुत सारी बातें आई हैं। अब हम हल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे और जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी मसले मसाइल हैं उनका हल कैसे हो सकता है, सब मिलजुल करके कैसे काम कर सकते हैं उनके हल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल, हम हैं देहरादून में और बात हो रही है कि उत्तराखंड में रहने वाले अक़लियती तबके के हालात कैसे हैं। बहुत सारे मसले मसाइल यहाँ पर उठे हैं, बहुत सारी बातें सामने आई हैं, लिहाजा बात होगी कि मसले मसाइल जो हैं वो तो हैं अपनी जगह, लेकिन उनका हल कैसे हो। क्या कहेंगे मौलाना साहब? बहुत सारी बातें हुई हैं और सरकार को अपने तौर पर काम करना है, तंजीमों को अपने तौर पर काम करना है, लीडरशिप को अपने तौर पर काम करना है, जो मजबूत लोग हैं कम्युनिटी के या इस सूबे के, उनको अपने तौर पर काम करना है। ये जो अवेयरनेस की कमी है इसको भी दूर करना है और सोशल इश्यूज़ के ऊपर सब लोग एक जैसे मिल करके काम करें, यानी एक जगह आ जाएं, उसके ऊपर भी काम करना है। तो कैसे जो है आप अपना रोल उसमें निभाएंगे? हुकूमत को मुनसिफाना तौर पर फैसले करने होंगे। हुकूमत के साथ में जो हमारा प्रशासनिक अमला है वो माइनॉरिटी के इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है, कि बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे हैं जो पिछले 4 साल से हुकूमतों के फ़ाइलों में भूल भाग रहे हैं। अभी मैं बिंद्रा साहब को एक बात आई कि कोई हमारे सामने मसाइल लेके नहीं आता है। अभी पिछले दिनों कोट द्वार में दंगा हुआ, उसका क्या हमारी हुकूमत ने क्या संज्ञान लिया? पिछले 4 साल से त्यूनी के अंदर एक मस्जिद में लिंटर डालने की इजाज़त नहीं मिल रही है। क्या हमारी हुकूमत उस इशू पर गंभीर है? टिमली के अंदर में आपको सब लोग उससे वाकफियत रखते हैं। ठीक है।
उससे पहले हमारे यहाँ 2012 में रुद्रपुर में एक फसादात हुए थे, उसके सारे के सारे मुलजिमीन आज आज़ाद घूम रहे हैं। क्या हमारी माइनॉरिटी मिशन ने उस पर कोई एक्शन लिया है? हमारी हुकूमत ने क्या उन पर कोई एक्शन लिया है? इस तरह के मसाइल जब ज़्यादा होते रहेंगे तो माइनॉरिटी का जो मनोबल है वो गिर जाएगा, उनकी जो बेदारी है वो रुक जाएगी। अब बात आती है ISI से जुड़ने की। रुड़की से कुछ लड़कों को उठाया गया, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करूँगा। इसी जुमे के रोज़ एक जगह पड़ती है धोएवाला, वहाँ से एक लड़के को जो दारुल देवबंद में पढ़ता है अपने घर आया हुआ था, ATS दिल्ली उठा के ले गई है। 4 रोज़ हो गए हैं आज, उसका कोई खैर खबर नहीं है। ना हमारी उत्तराखंड हुकूमत को खैर खबर है, ना हमारी पुलिस को खैर खबर है, ना ही ATS दिल्ली ने उसका कोई खुलासा किया है कि हमने उसको क्यों गिरफ्तार किया है। क्या हमारी माइनॉरिटी एजुकेशन या हमारे माइनॉरिटी कमीशन ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है, उस पर गौर व फिक्र किया है? ठीक है, इन सवालों के जवाब भी देने होंगे। दूसरी बात यह कि मसाइल का हल कैसे हो, दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा, हुकूमत को भी और हमारी अक़लियती तबके को भी। जो जिम्मेदार लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, मजबूत लोग हैं, उनको कमज़ोरों का हाथ पकड़ना पड़ेगा और हुकूमत को इंसाफ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत इंसाफ नहीं करेगी तो ये बेदारी, ये तमाम चीजें बातें रह जाएंगी, सब ऐसे रह मसले का हल जाएंगे। नहीं होगा। अभी आपको पता होगा ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, मैं जी रोकूंगा वक्त आपको। एक बात आखिरी बात रह गई है कि आपने 15 पॉइंट का बड़ा जिक्र किया, बड़ा उसको फख्र के साथ आप कहते हैं। उसका हश्र ये है कि उसकी 6-6 महीने में एक मीटिंग होती है। भारत सरकार वही हम कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर बहुत सारे काम जो है बोझ बहुत ज्यादा है, तो हुकूमत संजीदा नहीं है। शम्स साहब, ये हुकूमत पहले भी बात हुई है, हुकूमत कोई सी भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, TMC, समाजवादी पार्टी, BSP, कोई भी हो, काम तो आपको खुद ही करवाना पड़ेगा। कुल मिला करके सियासत कम हो, बातें कम हो, काम ज्यादा हो, अब उसके ऊपर काम करना चाहिए। देखिए बिल्कुल, मेरे एक चैनल में एक इंटरव्यू था, उस दौरान जब कुछ बच्चे हमारे यहाँ से संदिग्ध बता दिए गए थे 26 जनवरी के मौके पे, और उस इशू को लेके हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो वहाँ एक नए रिजल्ट सामने आए। वो बच्चे निकल के आए, वो एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा भाई नहीं, ये तो स्टूडेंट्स हैं लॉ कॉलेज के। मैं उस वक्त एक सवाल जरूर जहन में आया कि काश अगर ये मुसलमान होते तो आज इनकी पैरोकारी करने वाला कोई ना होता। वो लोग लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनके प्रिंसिपल उन्हें लेके सामने आ गए, तो बच्चे बच गए। तो ईमानदारी इस देश के अंदर आज माइनॉरिटी के दिमाग में एक शक है कि हमारे साथ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ ISIS के लोग नहीं होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान अपनी गतिविधियों में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। अब देश को उसके लिए भी सतर्क रहने की जरूरत है, हमारी इंटेलिजेंस को सब देखिए ISIS का तो कोई नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो हम इस टॉपिक पे जाने की हमें ठीक है, इसमें बात ही नहीं कर रहे जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं हमारा एक यकीन जो सरकारों के ऊपर है, हमारा जो एक यकीन सरकारों के ऊपर ये होना चाहिए था कि नहीं, बेगुनाह कोई होगा तो सरकार उसे जाने नहीं देगी। ये यकीन कहीं ना कहीं कमजोर है, वो कमजोर हो गया। बिल्कुल, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं आऊंगा सर आपके पास, क्योंकि फाइनल जो बच्चों की ये बात कर रहे हैं, ऐसा जब ये 26 जनवरी से पहले रात को वीडियो क्लिप आई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो DGP ने अपने मुंह से बोला कि इनको हम देख रहे हैं कि ये लोग आए हैं, इनके वीडियो क्लिपिंग है, कहीं कोई गलत आदमी ना हो तो इसकी छानबीन की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और वो लॉ कॉलेज के बच्चे, सुनिए, नहीं, और वो लॉ कॉलेज के लड़के नहीं थे, वो बाइबल कॉलेज के क्रिश्चियन बच्चे थे, वो सारे के सारे माइनॉरिटी के बच्चे थे। डॉक्टर फारूक साहब, चूंकि बहुत सारी बातें हुई हैं यहाँ पर, बहुत सारी शिकायतें की गई हैं पार्टियों के साथ भी, और ये शिकायतें जो हैं ये हुकूमतों के साथ भी हैं, और ये शिकायतें जो मजहबी रहनुमा हैं उनसे भी ये शिकायतें हैं। अब ये तो शिकवे शिकायतें हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन मसले का हल कैसे होगा? ये जो कहीं ना कहीं यकीन हुकूमतों के ऊपर से उठ गया है, या जो दूसरे इदारे हैं उनके ऊपर से उठ गया है, ये यकीन बहाली भी हो, कॉन्फिडेंस भी इस कौम के अंदर आए, और ये तालीम के मैदान में भी आगे बढ़े और सियासत में भी इसको बराबर की हिस्सेदारी मिले। क्या ऐसा मुमकिन है और कैसे हो पाएगा ऐसे? देखिए, स्टेट और सेंटर जी जो ऑफिसर्स हैं उनको सुमोटो एक्शन लेना पड़ेगा, उनको असेसमेंट करना पड़ेगा कि साहब कितना काम हुआ। होता ये है जब सेंटर से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनके सामने यहाँ ये कह दिया जाता है कि साहब हमारे पास कोई कंप्लेन ही नहीं आई, हमारे पास एप्लीकेशंस ही नहीं है। अब होता क्या है कि एप्लीकेशन लेकर कोई आया, उसमें इतनी खामियां निकाल दी जाती हैं कि वो लेके वापस चला जाता है। इसी तरह से जहाँ केसेस हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं है, उसकी भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। बिंद्रा साहब आज जिस पोजीशन पर तशरीफ़ फरमा है, हमें भी कभी मौका मिला तो वहाँ का तजर्बा भी यही है कि हम लोग हैं, लेकिन जो काम होना है, ठीक है, वो तो
ऑफिसर्स को ही करना है। बिल्कुल। हम लोग कोई बात कह सकते हैं, चीफ मिनिस्टर से कह सकते हैं, पोजीशन पर होते हुए कह सकते हैं और उसके बाद भी कह सकते हैं। बिल्कुल। अब शादाब साहब जो कह रहे हैं कह रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत ही ना सुने तो फिर क्या किया जाए, क्या कहाँ किया जाए? बिल्कुल ठीक है। ये मजबूरी पहले भी थी, आज भी है, ये हकीकत भी है। बिल्कुल। आरिफ खान साहब, क्या लगता है आपको, हुकूमत का हिस्सा भी आप बन जाएं और जो है सरकारी नौकरियों में भी आप चले जाएं, अफसरशाही में भी, यानी आईएएस के जो एग्जाम्स होते हैं, आप तो सेंटर चला रहे हैं बाकायदा, उसमें भी बच्चे अच्छी तरीके से आ जाएं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है उसके ऊपर भी काम हो, आपको लगता है कि मुमकिन है? अकलियतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जिसके हल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, हाँ। कि जो ये अफसरशाही है, नौकरशाही है, ये माइनॉरिटीज़ को लेकर बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। संवेदनहीनता की जो चरम होती है वो माइनॉरिटीज़ को लेके उनके अंदर दिल में बैठा हुआ है। अभी शाहनजर साहब एक बात कह रहे थे कि जो जिम्मेदारियां भारत सरकार की या केंद्रीय पुलिस की है या राज्य सरकार की है, वो जिम्मेदारियां आपके कमीशन पे डाल रहे थे, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कि वो कमीशन जब तभी अपने से संज्ञान, इतना अभी एक्टिव नहीं हुआ कि वो अपने से संज्ञान ले। जब उतनी powers कमीशन है भी नहीं, उतनी कमीशन के पावर्स पास, भी नहीं, हाँ। उनकी अपनी लिमिटेशंस होती है, अपनी सीमाएं होती हैं, पर जितनी भी इनकी कोशिशें हैं उससे माइनॉरिटी काफ़ी हद तक इनसे खुश है। दूसरी चीज़ है कि माइनॉरिटीज़ हम समाज की मुख्य धारा में तभी जुड़ पाएंगे जब हम एजुकेशन और प्रशासनिक सेवाओं में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। और प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी के लिए जो कौम की पहल है और राज्य स्टेट की जो पहल है, बिल्कुल। स्टेट की पहल का अभाव है। अभी जल्दी, बहुत जल्दी है कि योजना चलाई है, हुनर योजना चलाई गई है, प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। प्रोत्साहन योजना यूँ है कि जो आईएएस और पीसीएस बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे, उनको सरकार 60,000 75,000 रुपये मेंस की तैयारी के लिए देगी। कितने बच्चे करते हैं? 20 से 25। ये पूरा प्रोजेक्ट 6 से 8 लाख 10 लाख का प्रोजेक्ट है। यानी एक तरह से माइनॉरिटीज़ को आप गुमराह कर रहे हैं, 8-10 लाख रुपए में उसको समिट दे रहे हैं। तो इसके लिए लेकिन अगर ये आप- भी तो इसका दूसरा जी। पहलू है कि जितने भी लोगों को फायदा मिल ही रहा है। नहीं, इसको आप बड़े पैमाने पैसे करा सकते थे कि आप उन है। बच्चों का चयन करते जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप प्रॉपर यानी ज्यादा कोचिंग काम करने की जरूरत है। नहीं, आप ज्यादा, कोचिंग हाँ, उन्हें अगर दायरा बढ़ाने प्रोवाइड की करते, जरूरत है। कोचिंग ठीक। प्रोवाइड करते, जैसा कि पहले चला जा रहा था। ठीक है। 2007 तक यहाँ माइनॉरिटीज के लिए कोचिंग चलती थी। एनएस बिंद्रा साहब, चूंकि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं आप और जिम्मेदारी होती है, पावर्स जो है वो कम ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन जिम्मेदारी कम ज़्यादा नहीं हो सकती। अपनी जिम्मेदारी को कैसे बखूबी निभाएंगे और जो शिकवे शिकायतें हैं इस कौम के वो कैसे दूर करेंगे? और हिस्सेदारी की बात है वो ठीक है, वक्त लगेगा इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हिस्सेदारी उनको मिल जानी चाहिए। देखो, मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि इस साल 14 बच्चे हमारे यूपीएससी में निकले हैं, हाँ। अगले साल 140 निकले। बिल्कुल, बहुत खूब। यही एक तरीका है ठीक है। जिसमें आपको आने वाले कल में ये महसूस होगा कि आपकी बात सुनी जाती है। हमको भी खुद सबको मिलकर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पीछे किसी भी सोसाइटी का हो, अगर कोई पीछे है तो उसको आगे कैसे लाना चाहिए, अपनी ड्यूटी भी दें। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल है, हमें अपने गवर्नमेंट से कमजोर को मांगना भी आगे चाहिए। लाने के लिए ज्यादा काम करने की अपने आप जरूरत करने है। की जरूरत जाहिर तौर पर आप सब लोग आए, बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं और ना उम्मीद होने की कतई जरूरत नहीं है। इस समाज को आगे बढ़ना है और समाज को आगे बढ़ने के लिए समाज के लोगों को ही आगे आना होगा, ईमानदारी से मेहनत से काम करना होगा, शिद्दत लानी होगी अपने अंदर। और जहां तक हुकूमतों की बात है, सियासी पार्टियों की बात है, उन्हें भी थोड़ा सा ईमानदार हो करके काम करना होगा। आप सबने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।